तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हरास करने की? वो एक जोरदार आवाज में चिल्लाए थे और एक और थप्पड़ आर्यन के मुंह पर रख दिया। आर्यन ने सब्र से अपने होंठ पर जबान फेरी। आराध्या संजना जी के गले से लगी सहमी नजरों से आर्यन को देख रही थी। मैं आराध्या से मोहब्बत करता हूँ। दूसरे थप्पड़ के बाद भी वो डट कर बोला था। हाँ, आंखों से आंसू जरूर निकले थे। अपनी बकवास बंद करो, वरना जबान काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। अपनी जबान से मेरी बेटी का नाम भी मत लेना। आर्यन का बाजू पकड़ते अमित जी उसे खींचते हुए बाहर लाए थे और उसे जोर से बाहर लॉन की तरफ धक्का दिया था। सिर्फ सुनील और शौर्य की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूं, वरना, गुस्से से कहते वो अपनी बात अधूरी छोड़ गए थे। लॉन्च का दरवाजा एक खटाके की आवाज से बंद हुआ था। बाहर खड़े आर्यन ने अपनी जलती आंखें बंद कर लीं। पलटकर दरवाजे को देखा। सांसें सीने में भारी होने लगीं। 2 दिन पहले उसने पूजा जी से बात की थी, उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन फिर वो भी बेबस हो गई थी क्योंकि रिश्ते से अमित जी ने साफ साफ इनकार कर दिया था। वो हारे हुए कदमों से घर वापस लौटा जब लॉन में ही गुस्से से टहलते सुनील जी को देखा। पीछे पूजा जी भी परेशानी से खड़ी थीं। कहाँ गए थे तुम? सुनील जी ने सख्त अंदाज में सवाल किया। जब खबर मिल गई है तो क्यों पूछ रहे हैं? वो तंजिया अंदाज में बोला। सुनील जी ने भी उसी गाल पर उसके एक थप्पड़ मारा जिस पर अमित जी ने थप्पड़ मारे थे। क्या कर रहे हैं सुनील? जबान बेटे पर हाथ उठाएंगे आप? पूजा जी भीगे शब्दों में कहते तड़प उठी थीं। हाथ मत उठाइए, जान से मार दीजिए मुझे, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटूंगा पापा। वो मेरी मोहब्बत है, उससे दूर नहीं हो सकता मैं। वो लाल होती नज़रों से सुनील जी की आंखों में आंखें डालकर बोला। क्या करोगे? हाँ, आराध्या की शादी कार्तिक से होगी, तुमसे नहीं हो सकती, समझे? सुनील जी भी डट कर बोले थे। बाप ही है ना आप, क्योंकि आप बाप नहीं लग रहे। शौर्य भाई की शादी उनसे 10 साल छोटी लड़की से कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा और पावर सब है, सेटल्ड है वो। और मेरी शादी आराध्या से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो मुझसे सिर्फ 1.5 साल बड़ी है। मैं सेटल नहीं हूँ। 2 दिन दे मुझे, मैं खुद को शौर्य भाई से ज़्यादा प्रूफ कर दूंगा, पर आराध्या को नहीं छोड़ सकता। वो टूटे शब्दों में बोला। उसका ये टूटा फूटा अंदाज देखकर कुछ पल के लिए सुनील जी भी दंग रह गए थे। ऐसा नहीं है आर्यन, अंदर दाखिल होते शौर्य ने बीच में बात काटी। मैं तुम्हारे जज्बे से इनकार नहीं कर रहा, पर मामला कुछ और है। चलो तुम मेरे साथ कमरे में, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। शौर्य ने नरमी से कहते उसके कंधे पर हाथ रखा, जबकि आर्यन ने शौर्य को जोर से पीछे धक्का दिया। नहीं समझना मुझे कुछ भी, आराध्या सिर्फ मेरी है, मैं बता रहा हूँ। उसकी शादी मैं कहीं और नहीं होने दूंगा। वो एकदम जुनून में भरे अंदाज से बोला। तो सुनील जी ने परेशानी से शौर्य को देखा। आराध्या कोई खिलौना नहीं है आर्यन, जिसकी तुमने जिद लगाई और हमने खरीद कर दे दिया। कोशिश की थी ना तुमने, यूनिवर्सिटी भी गए थे उसकी, उसके कमरे में भी हो आए हो। मानी वो? अगर वो मान जाती तो कुछ हो सकता था, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। शौर्य माथे पर बल डाले बोला। उस वक्त आर्यन को काबू करने का यही तरीका था। इतनी खबर रखी है मेरे बारे में? अच्छा, तो आप फिर ये भी जानते होंगे ना कि मैं आराध्या से कितनी मोहब्बत करता हूँ। फिर क्यों कार्तिक का रिश्ता उन लोगों के सामने पेश कर दिया? वो मोहब्बत करती हो या ना करती हो, लेकिन वो मेरी है। सुना आप सब लोगों ने? मैं देखता हूँ कैसे कोई उससे शादी करता है। गुस्से से कहते हुए वो तीनों लोगों पर एक नज़र डालता हुआ घर से बाहर चला गया। पूजा जी धम से सोफे पर बैठी और रोने लगी। सुनील जी परेशानी से शौर्य को देख रहे थे, जबकि शौर्य अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया था और किचन के दरवाजे पर खड़ी नौकरानी को स्टडी रूम में आने का इशारा कर दिया और फिर उसकी तरफ एक सफ़ेद पाउडर की पुड़िया बढ़ाई थी। आर्यन की पानी की बोतल में मिला दो। तो वो नौकरानी भीगी आंखों से शौर्य को देखने लगी। ये सिर्फ एक दिन के लिए आर्यन को बेहोश रख सकता है, उसके बाद क्या करेंगे? क्या कोई दूसरा रास्ता? ये कहते कहते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं अपने भाई को कभी दर्द में नहीं रखता। तुम जानती हो उनका निशाना आराध्या है। आराध्या को सुरक्षा सिर्फ कार्तिक के घर में मिल सकती है, और वो भी हिंदुस्तान से दूर। शौर्य एकदम से संजीदा अंदाज में कहते हुए कमरे से निकल गया था। नौकरानी ने हाथ में पकड़ी वो सफ़ेद पुड़िया देखी, आंखों से कतरा टूट कर गिरा था। उसे इस घर में काम करते 2 साल हो चुके थे। वो शौर्य के साथ साथ इस घर के हर इंसान से इमोशनली अटैच हो चुकी थी। अपने आंसू साफ करते वो खामोशी से आर्यन के कमरे में गई थी। साइड टेबल पर रखी आर्यन की खास बोतल में उसने उस पुड़िया में मौजूद पाउडर मिला दिया था।
आर्यन रात को देर से घर लौटा था। कमरे में दाखिल होता जूतों के साथ ही बेड पर औंधे मुंह लेटा था। इतनी आसानी से नहीं आराध्या, आप मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी, और कल ये सब लोग देख लेंगे। तकिए में मुंह दबाते हुए आर्यन सुकून से सोच रहा था। वो एक पक्का फैसला कर चुका था। वो आराध्या की खातिर इस दुनिया से लड़ने को तैयार था। कुछ देर के बाद उठते उसने अपने जूते उतारे, घड़ी में वक्त देखा, रात के 2 बज रहे थे। कपड़े बदलते उसने पानी की बोतल उठाई, 2 घूंट पानी अपने गले में उतारा। पानी का स्वाद कुछ बदला हुआ नहीं था, लेकिन उसे गले में खुजली सी महसूस हुई, जिस पर उसने ज़्यादा गौर नहीं किया। बेड पर लेटा तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो आराध्या के बारे में ही सोचने लगा, और फिर अचानक ही धीरे धीरे उसका सर भारी होने लगा था, और कुछ ही देर में धीरे धीरे उसके दिमाग पर पूरी तरह बेहोशी सवार होने लगी थी, और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। घर में मेहमान जमा हो रहे थे। पार्लर वाली घर पर ही बुलाई गई थी। प्लीज आप रोना बंद करें, अगर ऐसी ही रोती रहेंगी तो हम मेकअप कैसे करेंगे, उस लड़की ने आराध्या से कहा। तो वो दोबारा अपना चेहरा हाथों से साफ करने लगी। उधर सिया कुछ अजीब हालत का शिकार होते हुए उसे देख रही थी। रोना तो मुझे चाहिए, ये पागल क्यों रो रो कर खुद को परेशान कर रही है, सिया ने सोचते हुए सर झटका कि तभी संजना जी कमरे में दाखिल हुई थीं। सिया, पहले तुम तैयार हो जाओ, पहले तुम्हारे फेरे होंगे। संजना जी ने सिया का ड्रेस बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। क्यों मम्मा, बड़ी आराध्या है तो पहले उसके फेरे होंगे ना, सिया ने बेचैनी से पहलू बदलते कहा। हर बात में बहस करना तुम्हारी बचपन की आदत है, आराम से तैयार रहो, शौर्य को जरूरी काम से जाना है। संजना जी के कहने पर सिया के माथे पर बल पड़े थे और उन्हें देखने लगी। तो शादी करके मुझ पर एहसान नहीं कर रहे, अगर जरूरी काम है तो चले जाएं, बाद में टाइम मिले तो मुझसे शादी कर लें। वो जल्दबाजी में बोली तो आराध्या रोना धोना भूलकर उसे मुस्कुराकर देखने लगी। सिया, संजना जी का बर्दाश्त जवाब देने लगा था। अच्छा ठीक है मामा, हो रही हूँ तैयार। वैसे इतना दोगलापन, एक के रोने पर उसके आंसू साफ कर रही हैं तो दूसरे के रोने पर उसे डांट रही हैं। अपना ड्रेस उठाते वो जल्दी से रूम में भागी थी, वरना पीछे से संजना जी का एक घूंसा उसकी कमर पर जरूर पड़ जाना था। जबकि संजना जी उसे नज़रअंदाज करती अब आराध्या की तरफ बढ़ी थीं और उसके सर पर हाथ फेरती उसे आशीर्वाद देने लगीं। कुछ ही देर के बाद सिया बाहर निकली तो आइस ब्लू कलर के गाउन में थी। वो गाउन उसके पैरों को छूता जमीन चूम रहा था। भगवान बुरी नज़र से बचाए सिया, तुम्हारी इतनी अच्छी पसंद कब से हो गई, आराध्या ने शरारती अंदाज में कहा। तो सिया खुद भी दिल ही दिल में शौर्य की पसंद की तारीफ कर बैठी। मेरी पसंद पहले भी बहुत अच्छी थी, वो मुंह बनाकर कहती हुई कुर्सी पर बैठी तो मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप शुरू करने लगी। 1 घंटे के बाद सिया किसी शहजादी की तरह तैयार थी। लॉन में ही शादी का अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन सजावट बहुत ज़्यादा खूबसूरत की गई थी। शादी में सिर्फ करीबी लोग ही शामिल हुए थे। सिया की घबराहट बढ़ने लगी। शौर्य उधर कमर पर हाथ बांधे खड़ा था और फिर पंडित जी के कहने पर वो उनके बराबर आकर बैठ गया था। पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू कर दी थी और अब दुल्हन को बुलाने को कहा था। तो कुछ ही देर में सिया अब आती हुई दिखाई दी थी। शौर्य की निगाहें उसी पर ठहर गई थीं। होंठ अचानक मुस्कुराए थे। उसकी पसंद के ड्रेस में उसकी पसंद की औरत बेपनाह हसीन लग रही थी। उसके पीछे ही संजना जी भी खड़ी थी। मम्मा, मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, कसम खा रही हूँ अभी कुछ ही देर में बंद हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दें, पहले आराध्या की शादी करवा दें। वो संजना जी का हाथ थामे कांपते शब्दों में बोली तो अमित जी उसका सर थपकने लगे। पंडित जी, शादी शुरू करें। अमित जी के कहने पर पंडित जी ने रस्में शुरू कर दी। शौर्य खुशी खुशी सारी रस्में पूरी कर रहा था, लेकिन सब लोग सिया को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो रहे थे, क्योंकि वो इस तरह आंसू बहा रही थी जैसे शादी नहीं बल्कि कोई मर गया हो। शौर्य भी उसका रोना अब दिलचस्पी से देख रहा था और फिर कुछ ही देर में उनकी शादी संपन्न हुई थी। उसके बाद आराध्या को भी बाहर लाया गया और अब कार्तिक और आराध्या की शादी की रस्में शुरू हुई थीं। पंडित जी जैसे जैसे कार्तिक और आराध्या से करने को कह रहे थे, कार्तिक तो आराम से सारे काम कर रहा था, लेकिन आराध्या के हाथ कांप रहे थे। मैं आपको अपनी ज़िंदगी मान चुका हूँ आराध्या, दिमाग में आर्यन के शब्द घूमने लगे। आराध्या बेटा, पंडित जी कुछ कह रहे हैं। संजना जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। आप समझ क्यों नहीं रही, मैं मर जाऊंगा, एक और दुख भरी पुकारती आवाज़ ने जैसे दिल पर चाकू सा चलाया था। संजना जी के हिलाने पर वो होश में आई और पंडित जी के बताए अनुसार सब कुछ करने लगी, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसका
दिल ही नहीं बल्कि वहां खड़े पूजा जी, सुनील जी का वजूद भी हल्के से कांप रहा था। देखते ही देखते आराध्या और कार्तिक की शादी भी संपन्न हुई थी। जिसे पाने की जिद आर्यन ने ठानी थी वो कार्तिक के हिस्से में बड़ी आसानी से जा चुकी थी और आर्यन इस बात से बेखबर अपने कमरे में गहरी बेहोशी में पड़ा हुआ था। शादी संपन्न होते ही शौर्य किसी जरूरी काम से बाहर चला गया था, जबकि सिया भी अब कुछ नॉर्मल हो गई थी। कुछ ही देर बाद मेहमानों को खाना सर्व करने के बाद रात के 9 बजे आराध्या की विदाई भी हो चुकी थी। शौर्य रात के 11 बजे घर लौटा था। विदाई हो चुकी थी और वो अंदर आया तो सुनील जी और अमित जी दोनों साथ बैठे थे। अंकल, अगर इजाज़त हो तो मैं सिया से मिल लूँ, शायद वो नाराज़ होगी मेरे इस तरह जाने से। शौर्य के पूछने पर अमित जी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया तो शौर्य अंदर की तरफ बढ़ गया। लॉन्च में ही संजना जी और उनकी बहनें बैठी थीं। आंटी, इजाज़त है क्या? शौर्य के पूछने पर संजना जी ने मुस्कुराकर इशारे से इजाज़त दे दी थी, क्योंकि जबान तो आराध्या की रुखसती के बाद से खामोश हो गई थी। शौर्य ने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया और फिर अगले ही पल सर नामे हिलाया और दस्तक देने का इरादा छोड़ते दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सिया का ड्रेस बेड पर फैला हुआ था। वो घर के आम से शर्ट और ट्राउजर में घुटनों पर सर टिका बैठी थी। शौर्य खामोशी से दरवाजा बंद करते बगैर आवाज़ पैदा किए सिया के बिल्कुल बराबर बैठ गया। सिया ने गर्दन मोड़ कर देखा तो शौर्य को देखते ही दिल जोर से धड़क उठा। वो बड़ी ही गहरी नज़रों से सिया को देख रहा था। सोच रहा हूँ आज ही विदाई हो जानी चाहिए, शौर्य का कहना था कि सिया रोना धोना भूलकर आंखें फैलाए शौर्य को देखने लगी। अच्छी लग रही थी आज, खामोश खामोश और काफ़ी समझदार सी। शौर्य की आखिरी बात उसे तंज लगी। मैं कैसा लग रहा था? शौर्य ने बात बढ़ाने को पूछा। बहुत बुरे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शादी हो गई है, अब आप मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं तो ये आपकी भूल है। मैं जल्दी ही आपके खिलाफ सारे सबूत जमा करके आपसे छुटकारा हासिल कर लूँगी। वो बेहद गुस्से से और नफरत से बोली थी। शौर्य ने भाभे उचकाते उसे तारीफी भरे अंदाज में देखा और फिर एकदम ही उसकी कमर से थाम कर उसे अपने करीब किया था। शौर्य, सिया की जबान के साथ सांस भी रुक गई थी। अगर कहो तो शादी के तोहफे के बदले तो मैं सारे सबूत खुद पेश कर दूं। ये कहते शौर्य ने अपना चेहरा सिया के चेहरे के करीब किया तो सिया शौर्य के सीने पर हाथ रखते उसे खुद से पीछे करने लगी। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज़ पीछे हो जाएं। उसने तेजी से धड़कते दिल को काबू करते अपने आप को शौर्य से दूर करना चाहा, पर शौर्य के झटके से वो शौर्य के सीने से टकराई। शौर्य के सीने से लगी वो उसी के वजूद का हिस्सा लगने लगी। शौर्य, सिया एकदम से रो देने को हुई थी। उसकी इस कदर बिगड़ती हालत को देखकर शौर्य के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। शौर्य ने अचानक बेड पर उसे गिराया और खुद को उसके करीब झुकाया। कोई आ जाएगा, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? उसे फरार का कोई रास्ता न मिल सका। उसके तो बहमो गुमान में भी नहीं था कि इस खतरनाक गुंडे शौर्य का ये रूप भी हो सकता है। कोई नहीं आएगा इस घर में, एक तुम ही बेवकूफ़ हो बस। शौर्य ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। अगर बेवकूफ़ हूँ तो क्यों की शादी मुझसे? माथे पर बल डाले वो उठने लगी। जब शौर्य ने उसे वापस बेड पर गिराया और उसके दोनों हाथ अपनी पकड़ में लेते एकटक उसे देखा। जब सिया को भागने का कोई रास्ता न मिला तो जोर से आंखें बंद कर लीं। उसकी हरकत पर शौर्य गहराई से मुस्कुराया। सिया के चेहरे पर झुकते उसके माथे पर अपने होंठ रखे। अब मैं तुमसे थोड़ी समझदारी की उम्मीद कर रहा हूँ। अब तक तुमने ऐसी कोई भी गलती नहीं की है और कोशिश करना आगे भी मत करना। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर कोई भी सख्ती करूँ। उसके कानों में धीरे से सरगोशी करता वो पीछे हटा और फिर अपने पीछे से एक पैक डिब्बा निकालते सिया के पेट पर रखते वो उठकर खड़ा हुआ। सिया ने धीरे से आंखें खोली तो अब कमरा खाली था। शौर्य जा चुका था। वो झटके से उठकर बैठी। इतना खतरनाक बंदा और रोमांटिक, क्या इतनी बेवकूफ़ हूँ मैं जो उसकी बातों में आ जाऊंगी और उन्हें कबूल कर लूँगी? गुस्से से कहते वो उठने लगी। जब निगाह अपने गोद में रखे तोहफे पर पड़ी, उसने पहले तो उस तोहफे को गुस्से से उठाकर साइड टेबल पर रखा, लेकिन उत्सुकता के हाथों मजबूर होते गिफ्ट खोलने लगी। अंदर उसका मनपसंद मोबाइल था। आंखें हैरत से फैल गईं। उन्हें कैसे मालूम हुआ? वो सोच कर रह गई। मामा पापा ने बताया होगा। उसने खुद से अंदाज़ा लगाया। क्या ले लूँ? उंगली दांतों तले दबाते सोचने लगी और फिर अचानक ही फ़ोन उठाते खुशी से उसे देखने लगी। रात के 11 बजे उसे होश आया। वो अपना सर पकड़े उठकर बैठा था। जब नज़र घड़ी पर गई तो रात के 11 बज रहे थे।
ओह गॉड, सुबह के 11 बज गए। मेरी आंख इतनी देर से खुली। वो खड़ा होने लगा जब उसका सर बुरी तरह चकराया। ये अचानक क्या हो रहा है? अपना सर पकड़ते उसने आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश की। वॉशरूम की तरफ बढ़ते अपना चेहरा धोया। सर अभी भी भारी था। वो कमरे से बाहर निकला तो लॉन्च खाली था। पूरा घर कुमकुमों की रोशनी से रोशन था। मेज पर बड़े बड़े मिठाई के टोकरे पड़े थे, साथ में गिफ्ट बॉक्स भी। उसका दिल मुट्ठी में हुआ। इस वक्त घड़ी 11 बजा रही थी। अगर ये सुबह के नहीं रात के 11 बजे थे। वो तो रात को 2 बजे सोया था, यानी दिन गुजर चुका था। आराध्या की बारात थी। उसका पूरा वजूद अब अपाहिज होने लगा। उसने मुश्किल से अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाए थे। नीचे दोनों घरों के बीच दीवार तक आया। दरवाजे से अंदर झांका तो डेकोरेशन का सामान उठता देखकर डर की एक लहर पूरे वजूद में दौड़ गई। अपना सर दोनों हाथों में थामते वो कदम पीछे लेने लगा। उस दौरान 2 बार उसके कदम बुरी तरह लड़खड़ाए थे और वो जमीन पर गिरते गिरते बचा, लेकिन फिर उठते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर दाखिल होते उसकी निगाह साइड टेबल पर रखी पानी की बोतल पर पड़ी। आगे बढ़ते उसने बोतल नाक से लगाई थी। एक दिन गुजरने के बाद अब उसमें से केमिकल की स्मेल आने लगी थी। हल्के हल्के सफ़ेद धब्बे भी बोतल पर दिखाई दे रहे थे। उसने पूरी ताकत से बोतल ड्रेसिंग मिरर पर मारी थी। शीशा पल में ही चकनाचूर हुआ था। अपने दिल पर हाथ रखते उसने सांस बहाल करने की कोशिश की थी। आर्यन। पूजा जी के कांपते लबों से उसका नाम निकला था। उनकी पुकार पर आर्यन ने जख्मी निगाहें उठाकर पूजा जी को देखा। जाए यहाँ से, वो धीमी मगर खतरनाक शब्दों में बोला। मेरी बात सुनो आर्यन। वो कमरे के अंदर दाखिल होने लगी जब वो पूरी ताकत से चिल्लाया था। मैंने कहा जाए यहाँ से। उसकी गर्दन की नसें एकदम से फूलने लगी थीं। उसे लगा कि अभी उसका दिल बंद हो जाएगा। आर्यन की चीख सुनकर शौर्य और सुनील जी भी वहां पर आए थे। शौर्य को देखते ही आर्यन गुस्से से तड़प उठा था। ये सब आपने किया है ना? बोलिए। आपने बेहोशी की दवा मिलाई थी ना मेरे पानी में? वो शौर्य के सामने आता उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा। अपने दोनों बेटों को आमने सामने देखकर पूजा जी मुंह दबाते रोने लगीं, जबकि सुनील जी दोनों के बीच आए थे। शौर्या ने नहीं, मैंने मिलाई थी वो दवा। अब बताओ क्या करोगे? मारोगे मुझे? सुनील जी ने गुस्से से पूछा तो आर्यन की आंखों से नमी निकलती उसका चेहरा गीला करने लगी। नहीं, लेकिन मैं जरूर मर जाऊंगा आप लोगों के लिए। आज से मैं, अभी से आपका छोटा बेटा आर्यन राठी मर गया। अब आपका एक ही बेटा है, शौर्य राठी। बस वो फैसला भरे अंदाज में कहता लड़खड़ाते हुए साइड टेबल की तरफ गया था। अपनी गाड़ी की चाबी उठाता पीछे घूमा। तुम अभी गुस्से में हो आर्यन, होश में आकर काम करो। शौर्या ने उसे संभालना चाहा। पीछे हटें, खबरदार मेरे रास्ते में आए तो। आपके जितना मजबूत नहीं हूँ पर कमज़ोर भी नहीं, समझे आप? शौर्या को नफरत से देखते वो दरवाजे की तरफ बढ़ा जहाँ सुनील जी रास्ता रोके खड़े थे। अपने माँ बाप का ख्याल कर लो। शौर्या ने उसे रोकना चाहा। किसी ने मेरा ख्याल किया? मेरे शरीर से मेरी आत्मा नोच ली आप लोगों ने। इससे तो बेहतर था कि बेहोशी की दवा मिलाने की बजाय जहर मिला देते। न जिंदों में छोड़ा न मुझे मुर्दों में। कहते हुए उसने सुनील जी के बाजू पकड़े थे। उनके कुछ भी कहने से पहले सुनील जी को एक तरफ करते वो बाहर निकल गया था। परेशान न हो पापा, अभी गुस्से में है, गुस्सा उतरेगा तो घर लौट आएगा। शौर्या ने कहते अपनी माँ को सहारा दिया, जो शौर्या के गले लगी बुरी तरह रोने लगी थी। क्लब के अंदर कदम रखते तेज म्यूजिक उसके सर पर हथौड़ों की तरह लगने लगा था, पर वो जानबूझकर खुद को और दर्द देना चाहता था। इतना दर्द कि दिल की तकलीफ उसे महसूस न हो। डांस करते लोगों की भीड़ से निकलते क्लब के कोने में जा बैठा। सफ़ेद रंग के कौच पर बैठते पीछे सर टिकाते उसने आंखें बंद कर लीं। बंद आंखों से आंसू निकलते कनपटी की तरफ जाने लगे थे। वो बार बार हाथ से अपने आंसू साफ कर रहा था। होंठ धीरे धीरे कांप रहे थे। उसने पैंट की जेब पर हाथ मारते सिगरेट का डिब्बा और लाइटर निकाला। एक सिगरेट निकालकर होंठों पर दबाई थी। वो इस कदर दिमागी तकलीफ का शिकार था कि सिगरेट भी उसके हाथों में कांप रही थी। कुछ फासले पर बैठा एक आदमी दिलचस्पी से उसे देख रहा था, मानो उसी पर नजर रखने के लिए बैठा हो। और फोन निकालते कान से लगाया। बॉस, काफ़ी टूटा हुआ लग रहा है, उस आदमी ने खबर दी। हाँ, बच्चों की तरह रो रहा है, लगता है कुछ ज़्यादा ही टूट गया है, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए दिलचस्पी से बताया। निगाहें लगातार आर्यन पर जमी हुई थीं, जो बिना किसी भाव के क्लब की छत को घूरता गहरे कश ले रहा था। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। मुमकिन है हमारा काम ये नाकाम आशिक कर दे।
क्योंकि कार्तिक राणा से शादी के बाद आराध्या तक पहुंचना अब हमारे बस में नहीं रहा। फिर आगे मिलने वाले हुक्म पर मुस्कुराते हुए वो हाँ में सर हिलाता है। हाँ बिल्कुल, सोनिया यहीं पर मौजूद है, किसी नए शिकार को तलाश कर रही है। अगर उस जख्मी शेर को काबू कर लेती है तो हमारे दुश्मनों को चीड़ फाड़ करने के लिए यही शिकार काफ़ी होगा। वो आदमी कमीनगी से बोला और फ़ोन रखते एक वेटर को इशारा किया। थोड़ी देर में उस वेटर ने एक खूबसूरत सी लड़की को लाकर उस आदमी के सामने खड़ा कर दिया। बेहद हसीन लड़की थी। रेड टॉप में फुल मेकअप के साथ वो लड़की एक अदा से चलती हुई उस आदमी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। सोनिया, आज तुम्हारा शिकार वो लड़का है। अगर तुमने उसे फंसा लिया तो तुम्हारे बारे न्यारे हो जाएंगे। सोनिया ने एक अदा से सर घुमाकर आर्यन की तरफ देखा था। अरे वो तो बच्चा है, उसे तो चुटकियों में अपना दीवाना कर लूँगी। आप बस मेरी फीस तैयार रखना। कहती हुई एक अदा से लहराती वो आर्यन के पास पहुंची थी। वो जो सिगरेट के गहरे कच ले रहा था, सोनिया को एक नज़र देखा था, जबकि सोनिया ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर अगले ही पल उसके होठों में दबी सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबाई थी। खूबसूरत, हसीन, मॉडर्न लड़की, ऐसा होना इस क्लब में आम बात थी। सिंगल लड़कियां अपनी तलब के लिए लड़कों को अप्रोच करती थीं। नॉट इंटरेस्टेड, जस्ट मूव, कहते आर्यन ने दूसरी सिगरेट जलाई थी। अभी एक ही कश लिया था कि सोनिया ने दूसरी सिगरेट भी उसके हाथों से ले ली और अपने होठों में दबा ली। आर्यन ने कुछ न कहा और खामोशी से तीसरी सिगरेट जलाई, लेकिन वो सिगरेट भी सोनिया ने उसके हाथ से झपट ली और चैलेंजिंग नज़रों से आर्यन को देखने लगी। जबकि आर्यन की आंखें पहले से लाल थीं, अब और लाल होने लगी थीं। दोबारा से सिगरेट जला रहा हूँ, अगर इस बार इस सिगरेट को छुआ भी तो अच्छा नहीं होगा। ठंडे से अंदाज में वार्निंग देते आर्यन सिगरेट निकालने लगा था। जब सोनिया उसके बिल्कुल करीब बैठती, एक पल के लिए आर्यन का हाथ रोक गई थी। अगर तुम्हें सिगरेट पीनी है तो मेरे होठों पर लगी सिगरेट पी सकते हो, वरना नहीं पीने दूंगी। अपने बाल एक शोल्डर पर करते वो और भी आर्यन के करीब हुई थी। उसके वजूद से उठती हैवी परफ्यूम की खुशबू आर्यन के हवासों पर छाने लगी थी। कहा ना, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जबान की भाषा समझ नहीं आती। अजीब नज़रों से उसे देखते हुए आर्यन ने कहा और उसने चौथी सिगरेट जलाई थी। सोनिया ने दोबारा हाथ बढ़ाया, पर इससे पहले वो सिगरेट को हाथ लगाती, उसने जलती सिगरेट उसकी फटी जीन्स से नजर आती उसकी थाई पर लगा दी। एक दिल खराश चीख मारती सोनिया पीछे हटी थी। तेज म्यूजिक के बावजूद कई लोगों ने उसकी तरफ मुड़कर देखा था। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जानते नहीं हो तो मुझे, सोनिया उसे वार्निंग देती हुई बोली थी। आर्यन ने उसे हाथ उठाते जाने का इशारा किया था कि वो सर से पैर तक गुस्से से सुलग उठी थी और वहां से निकल गई। जबकि सामने बैठा वो आदमी उठकर अब आर्यन के पास आया था। अब उसने कोई दूसरा दाव खेलना था। अगर वो उस लड़की के जाल में नहीं फंसता तो कामयाबी और पावर के जाल में जरूर फंस जाता। इस वक्त वो अकेला था। अगर उसका दोस्त राहुल साथ होता तो ये नामुमकिन था, क्योंकि राहुल जज्बाती नहीं था। लेकिन किंग कोबरा के लिए काम करने वाला राहुल, जो खास परफ्यूम की बोतल उसके खास अड्डे पर पहुंचाने वाला था, जो कि इनलीगल थी, वो रास्ते में ही पकड़ा गया था और अब किंग कोबरा की कैद में था। क्योंकि जब पुलिस वाले उसे जीप में बिठा कर ले जा रहे थे, किंग कोबरा के आदमियों ने उसे बीच में ही पुलिस की जीप से अगवा कर लिया था, ताकि वो पुलिस वालों के सामने मुंह न खोल सके। ऐसे गुस्सा निकालने का कोई फायदा नहीं, गुस्से को ही जुनून बना लो तो कामयाब हो जाओगे, उस आदमी ने आर्यन को देखते हुए कहा। पर आर्यन ने उसे यूं नज़रअंदाज किया जैसे सुना ही ना हो। मैं किंग कोबरा का आदमी हूँ, उस बार वो आदमी बोला तो आर्यन ने एक निगाह घुमाकर उसे सर से पैर तक गौर से देखा था। सच कह रहा हूँ, किंग कोबरा का ही आदमी हूँ। तुमने अपने दोस्त के साथ मिलकर जो टास्क पूरा किया था, उसके बाद पूरे गैंग में तुम्हारी वाह-वाह हो रही है। उस आदमी के कहने पर आर्यन सीधा होकर बैठा, माथे पर बल डाले उस आदमी को देखा। तुम कैसे जानते हो? मैंने और मेरे दोस्त ने कोई टास्क पूरा किया है, हमारी पहचान से कोई परिचित नहीं। अचानक आर्यन ने एक नोकदार चीज उस आदमी के कान के नीचे रखी थी। गलती से भी मत चुभाना, मैं मरा तो तुम्हारा पूरा खानदान मरेगा, क्योंकि किंग का सबसे खास आदमी हूँ मैं। तुम क्या, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री जानता हूँ। तुम्हें वो टास्क मैंने ही पूरा करने को दिया था, समझे? आर्यन का हाथ पीछे झटकते वो आदमी कड़क शब्दों में बोला। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने पूछा। समीर। उस आदमी के नाम बताने पर आर्यन कुछ पल खामोशी से उसे देखे गया। तुम मुझ पर नज़र रख रहे हो? आर्यन ने गुस्से से पूछा।
जो हमारी गैंग में शामिल होता है उसकी सांसों का भी हिसाब रखना पड़ता है, और तुम तो हमारे रेस के घोड़े हो। समीर ने उसका कंधा थपका। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हारे रेस का घोड़ा बनने की। जो किया वो पहला और आखिरी टास्क था। वो कहता हुआ आर्यन वहां से उठने लगा जब समीर ने उसकी कलाई पकड़ी। मोहब्बत में नाकाम हुए हो तो अपनी नाकामी को ऐसे कामयाबी में बदलो कि दुनिया तुम पर रश्क करे। नाकाम आशिक बनोगे तो किसी सड़क पर भीख मांगते दिखोगे। समीर ने खड़े होते उसके कंधे पर हाथ रखा और आर्यन उसे देखने लगा। समीर अपनी बात कहकर क्लब के बाहर निकला था, जबकि आर्यन बिना सोचे समझे उसके साथ पीछे पीछे चला जा रहा था। फिर वो लोग एक गाड़ी में जाकर बैठे थे। गाड़ी स्टार्ट हुई। समीर ने उसकी तरफ एक सिगरेट बढ़ाई थी। आर्यन जानता था कि इस सिगरेट में क्या था। उसने साफ मना कर दिया, मैं नशा नहीं करता। आर्यन ने वापस उसकी तरफ सिगरेट बढ़ाई। ले लो, तुम्हारे बेसुकून दिल को बड़ा ही सुकून मिलेगा इससे। नशे में इंसान होश में नहीं रहता, और अगर वो नशे का आदी हो जाता तो उसे उंगलियों पर नचाना आसान होता। और इस बार आर्यन ने उसके हाथ से सिगरेट थाम ली थी। होठों में दबाते लाइटर जलाया था कि तभी अचानक आंखों के सामने पूजा जी का रोता हुआ चेहरा आया था। दिल अजीब सा हुआ। अगले ही पल होठों से सिगरेट निकालते उसकी मुट्ठी में मसलकर सिगरेट को गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक दिया था। मुझे हालात को फेस करना आता है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, आर्यन ने सख्ती से कहते हुए रुख फेर लिया, जबकि समीर ने होंठ भींचते हुए उसे देखा था। वो लड़का कम उम्र जरूर था, पर अच्छी खासी टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। कुछ देर के बाद गाड़ी एक दूसरे और पहले से भी बड़े क्लब के बाहर रुकी थी। वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरे, क्लब के अंदर की तरफ बढ़े। समीर ने एक प्राइवेट रूम की तरफ उसे आने का इशारा किया। वो समीर के पीछे प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ। अंदर 3 लोग बैठे थे और बीच में शराब की बोतलें रखी थीं। उनमें से तुम्हारा बॉस कौन है? आर्यन के सवाल पर इससे पहले समीर कुछ कहता, कमरे में लगा एक और दरवाज़ा खुला था और नाइट गॉन में एक बेहद मजबूत कद काठी वाला आदमी बाहर निकला। मैं हूँ बॉस, किंग कोबरा। वो इंसान धीरे से चलते हुए आर्यन के सामने आकर खड़ा हो गया था। तो कुछ पल के लिए आर्यन भी उसकी पर्सनालिटी को देखता रह गया था। वो एक जवान बॉडी बिल्डर, मजबूत कदकाठी का खूबसूरत नौजवान था। कोहनी से नीचे सांप की शक्ल का टैटू बना था। बैठो आर्यन, तुम बहुत काम के बंदे हो। मुझे तुम्हारा फ्यूचर सितारे की तरह चमकदार नजर आ रहा है। किंग ने बाकी सबको बाहर जाने का इशारा किया। कमरे में सिर्फ आर्यन, समीर और किंग मौजूद थे। मुझसे क्या काम है? आर्यन ने तुरंत पूछा। किंग गहराई से मुस्कुराया। तुम पर दिल आ गया है। तुम्हारे जैसा बंदा चाहिए मुझे, जिस पर मैं सब कुछ छोड़ सकूं। सुना है तुम्हारी महबूबा की किसी और से शादी हो गई है। अफसोस हुआ मुझे। किंग की बात पर आर्यन सख्ती से मुट्ठियां भींच गया। वैसे हैरत है मुझे, इतना बड़ा टास्क पूरा कर लिया और एक लड़की को हार गए। आर्यन के माथे पर बल गहरे हुए थे। मेरे पर्सनल मामलों से दूर रहो, आर्यन गुस्से से गुर्राया। टूटा हुआ इंसान सबको तोड़कर बहुत आगे निकल सकता है आर्यन। तुम्हें आगे बढ़ना है तो सब कुछ खत्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक अपना गम खत्म नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ सकते। जो मोहब्बत हासिल ना हो उसे ख़त्म कर देना चाहिए आर्यन। अगर तुम गैरतमंद होते तो मोहब्बत किसी और के पास जाते देखते उस मोहब्बत को ही जड़ से ख़त्म कर देते, उस लड़की को जान से मार देते। किंग तंजिया अंदाज में बोला, जबकि आर्यन की बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने मशवरा नहीं मांगा, आर्यन गुस्से से बोला, पर मैंने दे दिया। खैर, जो होना था सो हो गया, आगे का सोचा। तुम्हारे पास काबिलियत और मेरे पास पावर। मैं तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा, पर इससे पहले तुम्हारा दिल और दिमाग हर जज्बे से खाली होना चाहिए। और इसीलिए मेरा मशवरा मानो, आराध्या को ख़त्म कर दो, और ये काम करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद। वो अभी इतना ही बोला था जब आर्यन गुस्से से टेबल पर हाथ मारते खड़ा हुआ और गुस्से से किंग के सामने आ गया। किंग उसे दिलचस्प नज़रों से देखने लगा। उसका नाम भी अपनी जबान पर मत लाना, वरना तुम्हें मारने में मुझे बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। किंग ने समीर को देखा, फिर मुस्कुराते आर्यन के कंधे पर हाथ रख दिया। तुम मुझे जानते नहीं हो आर्यन। तुम खुशनसीब हो जो मुझसे मुलाकात का मौका मिला है। तुम्हें डायरेक्ट मेरे साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अच्छा चलो छोड़ो, लड़की तुम्हारी मोहब्बत है, तुमसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसके पति को मार दो बस, फिर बड़ी आसानी से वो लड़की तुम्हारी। सिगरेट निकालते किंग ने उसे दोबारा उकसाया तो आर्यन खामोशी से उसे देखने लगा। दिमाग फौरन हाजिर हुआ। क्या आराध्या उसे इस तरह मिल सकती थी? पर
पर किसी की जान लेना मोहब्बत के लिए वो जान कैसे लेता। तुम्हें कोई काम की बात करनी है? आर्यन ने नज़रअंदाज करते हुए पूछा तो किंग ने उसे बैठने का इशारा किया। किंग के एक इशारे पर समीर ने उसके सामने एक बैग रख दिया। 3 करोड़ रुपये हैं, एडवांस दे रहा हूँ। तुम काम पूरा करोगे तो शायद इनाम भी मिलेगा, किंग ने कहा। आर्यन की निगाहें पैसे पर जमी थीं। आजकल ताकत का असर मतलब पैसा ही तो है। पहले काम क्या है वो बताओ, आर्यन ने संजीदगी से पूछा। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हमारा एक गोदाम है जिसमें हमारा सारा माल पड़ा है। तुम्हें वहाँ से वो सारा माल बाहर बाहर शहरों में अलग अलग जगह पर डिलीवर करना है। लेकिन याद रहे, माल इधर से उधर नहीं हो सकता और ना ही पुलिस की पकड़ में आना चाहिए। किंग ने सिगरेट में कश भरा था। काम पूरा होने के बाद पैसे लूँगा। अगर काम हो गया तो ठीक, वरना अपने पैसे अपने पास रख लेना। ये कहते हुए आर्यन वहाँ से निकल गया था। किंग माथे पर बल डाले खाली कुर्सी को देखता रहा। जख्मी और टूटा हुआ जरूर है, पर काफ़ी होशियार है। जज्बात में भी दिमाग हाजिर था लड़के का। जानबूझकर उसने एडवांस पैसे नहीं लिए, खुद को फ्री रखा है। समीर ने पैसों का बैग बंद करते हुए कहा, ये लड़का मुझे चाहिए। समीर, आराध्या की मौत फिलहाल इसी के हाथों मुमकिन हो सकती है, गहरी सांस लेते हुए किंग ने कहा। आर्यन उस क्लब से बाहर आया था। कुछ पल के बाद समीर भी वापस आया। कहाँ ड्रॉप करना है तुम्हें? समीर ने पूछा। जहाँ से उठाया था वापस वहीं छोड़ो, छोटे से शब्दों में कहते वो उसकी कार में बैठा था। गाड़ी एक बार फिर उसी क्लब के बाहर थी। वहां से अपनी गाड़ी में बैठते हुए वो होटल गया था। वहां रूम बुक करते बेड पर औंधे मुंह लेटा था। कानों में किंग की सारी बातें घूम रही थीं। आराध्या को मार दो, आराध्या के पति को मार दो। अगर पति को मार देता तो आराध्या उसकी। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर सख्ती से आंखें बंद कर लीं। आपने अच्छा नहीं किया आराध्या, आपकी एक हाँ मेरी ज़िंदगी बचा सकता था। भीख में ही सही, पर मुझे मेरी ज़िंदगी दे देती। मैं मर रहा हूँ, उसने भारी आवाज़ में कहते तकिए में सर दबाया। कोई भी चीज़ उसे सुकून नहीं दे रही थी। ये सब कहने की बातें हैं, कोई किसी के बगैर नहीं मरता आर्यन। उसके कानों में आराध्या की आवाज़ गूंजी, शट अप, मर रहा हूँ मैं मर रहा हूँ, कहते हुए एक बार फिर से वो दर्द का शिकार हुआ था। आर्यन को घर से गए 2 हफ्ते हो गए थे। पूजा जी का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि दिल की खराब हालत के कारण सुनील जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। सर, आज रात 3 बजे माल के ट्रक गुजरात के लिए निकलेंगे, विजय ने शौर्या को बताया। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें क्या करना है? शौर्या ने लापरवाही से कहा। सर, आर्यन इन सब में इन्वॉल्व है। विजय की बात पर शौर्या गहरी सांस लेते खड़ा हुआ। मालूम है मुझे, तुम फिक्र मत करो, आर्यन वहाँ नहीं पहुँच सकेगा। माल को हिरासत में मत लेना, बल्कि ट्रक को आग लगा देना, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। शौर्या सुकून से कहता कमरे से बाहर निकला था। इतने दिन से वो आर्यन पर नज़र रखे हुए था और आर्यन की वजह से ही वो किंग तक पहुंच चुका था। पर किंग नहीं जानता था कि शौर्या ही एसआर था। शौर्या ड्राइव करते हुए आर्यन के अपार्टमेंट तक पहुंचा था। डोरबेल पर हाथ रखने ही वाला था कि तभी दरवाज़ा खुला। गिरे शर्ट और ब्लू जीन्स में आर्यन तैयार बाहर निकल रहा था। हाथों में छोटा हैंड कैरी था। चलो बात करनी है तुमसे, शौर्या कहता हुआ अंदर बढ़ने लगा। जब आर्यन ने उसका रास्ता रोका, मैं अभी जल्दी में हूँ, बात करने का वक्त नहीं, वो ठंडे शब्दों में कहता बाहर निकलने लगा। जब शौर्या ने उसे अंदर धकेला और दरवाज़ा लॉक कर दिया। ये क्या बदतमीजी है, अब मैं और आपका रौब बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझे? हटे मेरे रास्ते से। आर्यन, बोल रहा हूँ, ज़रूरी बात करनी है। शौर्या ने सब्र करते उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, जिसे आर्यन ने बुरी तरह झटक दिया। पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, शौर्या ने समझाना चाहा। पर मुझे अब किसी की ज़रूरत है, ना हमदर्दी की। जो मेरी बर्बादी का सामान बने वो मेरी बला से। अभी आर्यन की बात पूरी भी नहीं हुई थी जब शौर्या ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अपने गाल पर हाथ रखे कुछ पल साकित रहने के बाद आर्यन भी उस पर झपटा था और पलटकर उसे मारने लगा। दोनों एक दूसरे से उलझ पड़े थे, लेकिन ताकत में शौर्या उस पर हावी रहा था और फिर मिनट के खेल में उसने चिल्लाते हुए आर्यन को कुर्सी से बांध दिया था। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आर्यन गुस्से से बोला, पर अगले ही पल मुंह पर एक और जोरदार थप्पड़ पड़ा था। भाई, बकवास बंद करो अपनी। एक लड़की की मोहब्बत में तुम गलत राहों को चुन लोगे, शौर्य दहाड़ा। आर्यन ने जख्मी निगाहों से उसे देखा। वो एक लड़की मेरी जिंदगी थी, तो झोली में डाल देते ना उसे, क्योंकि जानबूझकर उसकी शादी। शौर्या ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हाँ, जानबूझकर किया, क्योंकि उसकी जान को खतरा था।
तुम्हारे जज्बातों से ज़्यादा जरूरी था उसका जिंदा रहना। शौर्या ने गुस्से से कहा। वो मेरे पास होती तो अपनी जान पर खेलकर उसकी सुरक्षा करता। आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा। कैसे करते सुरक्षा? उसके लिए तुम्हारा जिंदा होना जरूरी था। आर्यन, तुम नहीं जानते कि आराध्या के पीछे कौन लोग थे। आराध्या को सुरक्षा देने के लिए उसकी शादी कार्तिक राणा से जरूरी थी। वो कार्तिक के साथ ही सुरक्षित रह सकती थी। बस शौर्या ने उसे समझाने की नाकाम कोशिश की। तो फिर इस तरह सिया की जान को भी खतरा हो सकता है। उसकी शादी आपसे क्यों? आर्यन ने कड़वे शब्दों में पूछा। क्योंकि सिया की सुरक्षा मैं कर सकता हूँ और सिया की जान को खतरा नहीं, क्योंकि सिया उस केस में शामिल नहीं जिसमें आराध्या शामिल थी। आर्यन बुरी तरह झुंझलाया। मेरी बात सुनो आर्यन, अमित अंकल के पास किंग कोबरा, प्रताप सिंह और उसके ही जैसे और भी बड़ी बड़ी मछलियों के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे और जिनसे मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं थी। अमित अंकल को वो लोग आसानी से मार सकते थे और इसीलिए उन्होंने उस पेन ड्राइव का पासवर्ड आराध्या का फेस स्कैन रखा था, ये सोचकर कि किसी का शक आराध्या पर नहीं जाएगा। पर कुछ ही महीनों में उन लोगों को इस बारे में खबर हो गई थी। पासवर्ड चेंज नहीं हो सकता था, लेकिन अगर आराध्या मर जाती तो वो फाइल बेकार हो जाती जिसमें सारे सबूत थे। अमित अंकल से जल्दबाजी में गलती हो गई, पर कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कार्तिक राणा वैसे तो पायलट है, हर दूसरे देश में उसका जाना है, लेकिन वो सीबीआई का खास बंदा है। कार्तिक के पापा भी उसी एजेंसी के हेड हैं। आराध्या किसी भी देश में चली जाती, कितनी भी सुरक्षित जगह पर चली जाती, सेफ नहीं रह सकती थी सिवाय कार्तिक राणा के घर के अंदर। शौर्या ने उसे ठंडे अंदाज में समझाया, जबकि आर्यन भीगी नज़रों से उसे देखने लगा। आपने मुझे बहुत हल्के में ले लिया था भाई। मैं इतनी ताकत रखता था कि उसकी हिफाजत कर सकता था। आर्यन जख्मी अंदाज में बोला। उसकी बात पर शौर्य तंज से हंसा। तुम हिफाजत करते? कैसे? तुमने पहले भी इलीगल काम किया था। और किसके लिए? उसी किंग कोबरा के लिए जो आराध्या की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। तुम्हारी फ़ोन कॉल्स, मैसेंजर सब उसकी ट्रैक में हैं। यहाँ तक कि तुम कब कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, वो हर बात की खबर रखता है। तुम्हें मारना उसके लिए पलक झपकने के जैसा था। मत भूलो राहुल के साथ क्या हुआ है। राहुल ने लालच में आकर तुमसे अलग होकर एक दूसरा टास्क लिया था और वो पकड़ा गया और अब उस किंग कोबरा की पकड़ में है। आर्यन चौंका। फिक्र मत करो, उसे मैं जल्दी ही छुड़ा लूँगा। खैर, ये सब कुछ तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि आराध्या को तुम्हारे हवाले करके तुम्हें और आराध्या दोनों को नहीं खो सकते थे। अगर तुम आराध्या की मोहब्बत में बेबस हो तो इस बात को समझो, हम तुम्हारी मोहब्बत में बेबस हैं। आर्यन, अपने हाथों से तुम्हें मौत की खाई में हम लोग नहीं धकेल सकते थे। अपनी मोहब्बत में सबको बर्बाद मत करो। तुम्हारी इस जिद ने पापा को, अस्पताल और मामा को बुरी तरह अंदर से तोड़कर रख दिया है और तुम इसे मोहब्बत कहते हो। मोहब्बत में खुद को इस घिनौने खेल में फंसा लिया। किंग कोबरा के हाथ का मोहरा बन गए। उसके लिए गलत माल की सप्लाई कर रहे हो। जानते भी हो उस माल से कितनी न्यू जनरेशन तबाह होने वाली थी। शौर्य दहाड़ा। मैं तुम्हें खोल रहा हूँ, तुम्हें जाना है तो जाओ। मैं समझूंगा अब मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। तुम मेरे लिए मर चुके हो, क्योंकि अगर तुम उस जगह पर पकड़े गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा और मैं अपने कदम बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। ये काम करने से मैं अपने अंदर इतना हौसला जमा कर लूँगा कि तुम्हारे मौत की खबर के बाद अपने बाप की अर्थी भी उठा सकूं, जो तुम्हारी मोहब्बत में उठेगा। कहते हुए शौर्या ने उसकी रस्सियाँ खोल दी। गुस्से भरी निगाह आर्यन पर डालते वो बाहर निकलने लगा। जब आर्यन ने उसे पुकारा, मुझे मार दें भाई, वरना मैं मरने के लिए उस जगह पर चला जाऊंगा। आराध्या मेरे लिए कितनी ज़रूरी है आप नहीं समझ सकते। आर्यन बेबसी से सिसका तो शौर्या ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ देर के बाद उसे लिए अपने साथ हॉस्पिटल आया था। आर्यन को सुनील जी के कमरे के बाहर छोड़ते हुए वो बाहर निकलने लगा। जब आर्यन के सवाल पर उसके कदम ठहरे थे, भाई आप कौन हैं? उत्सुकता से पूछा। शौर्य मुस्कुराया था। एक आम आदमी, शौर्य ने कहते कंधे उचकाए। आर्यन ने कुछ और न कहा। कुछ घंटे के बाद ही हर न्यूज़ चैनल पर दो आदमियों के साथ माल का ट्रक जलने की न्यूज़ पूरे देश के हर चैनल पर जारी थी। किंग कोबरा गुस्से से पागल हो रहा था। कुछ ही घंटे के बाद किंग के साथ साथ बाकी और 3 बड़े बड़े बिजनेसमैन पर्दे पर आए थे। उनके नाम के अरेस्ट वारंट और उनकी डिमांड जारी हुई थी, लेकिन पुलिस और आर्मी के पहुंचने से पहले उन सबको मरवा दिया गया था, और वो भी उन्हीं के आदमियों के हाथों। और वजह उनके पीछे मौजूद सबसे बड़ा चेहरा था, जिसका नाम
जिसका नाम और उसकी कोई भी बात किसी को मालूम नहीं थी। लेकिन अगर उनमें से एक भी बचता तो वो इंसान भी मंजरे आम पर आ जाता, जिसके हाथ ये नीचे बड़े बड़े लोग काम कर रहे थे। राहुल को भी निकाल लिया गया था। नताशा उसे देखते ही तड़प कर उसके सीने से लगी थी, जबकि जिस लड़की के प्यार में वो पागल हो रहा था वो तो न जाने कब का उसे भूल चुकी थी। राहुल को नताशा के प्यार का एहसास हो गया था और अपनी गलती का भी। आराध्या की जान बच गई थी, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ सारे सबूत थे वो सब लोग एक साथ मारे गए थे और पूरे देश में एक तहलका सा मच गया था। लेकिन उन सब में अगर कोई बर्बाद हुआ था तो वो आर्यन था। वो घर वापस लौट आया था, पर उसका होना ना होना सब बराबर हो गया था। इन सबको गुजरे 2 महीने हो गए थे। हालात नॉर्मल हो रहे थे, जबकि शौर्य सीबीआई की तरफ से गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। आर्यन, पूजा जी मुस्कुराते हुए आर्यन के कमरे में आई थीं, जो खिड़की पर खड़ा बाहर दूर हवा में कुछ घूर रहा था। माँ के पुकारने पर पीछे घूमा। जी बोले। पूजा जी की तरफ देखने से परहेज किया था। तुम रो रहे हो? मर्द ऐसे नहीं रोते आर्यन, पूजा जी ने नरमी से कहा। क्यों, क्या मर्द इंसान नहीं होते? यह भगवान ने उन्हें दर्द का एहसास नहीं दिया? आर्यन के तंजिया सवाल पर पूजा जी होंठ भींच कर रह गईं। हम जल्द से जल्द शौर्य और सिया की विदाई तय कर रहे हैं। पूजा जी ने उसे खबर दी। अच्छी बात है, उसने बिना किसी भाव के कहा। लेकिन अमित भाई चाहते हैं पहले तुम्हारी शादी हो जाए। पूजा जी के कहने पर आर्यन के माथे पर बल पड़े। वो कौन होते हैं? मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले। उनसे कहें अपने काम से काम रखें। वो गुस्से से बोला। तुम इतने बदतमीज कब से हो गए आर्यन? और उनको तुम्हारी जिंदगी का हक हासिल नहीं, पर उनकी बेटी की जिंदगी का फैसला तो उनके ही हाथ में है ना। और वो चाहते हैं कि छोटी बेटी से पहले बड़ी बेटी की शादी हो जाए। पूजा जी ने मुंह बनाते कहा तो आर्यन, जो अब तक मुंह मोड़कर खड़ा था, नासमझी से अपनी माँ को देखने लगा। इस बात का मतलब? आर्यन के माथे पर बल पड़े। मतलब साफ है आर्यन, वो सिया से पहले आराध्या की शादी करना चाहते हैं। मगर मगर तुम तो राजी ही नहीं हो। पूजा जी मायूसी से पलटने लगी जब आर्यन उनके सामने आया था। आराध्या की तो शादी हो चुकी है ना? पूछते हुए आर्यन के होंठ कांपे थे। पूजा जी ने गहरी सांस ली। समझी तो मैं भी यही थी, पर उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। पर क्या? वो बुरी तरह से बेचैन हुआ था, जैसे मरे हुए शरीर में दोबारा किसी ने नई जान डाल दी हो। ये तो तुम शौर्य से जाकर पूछो, वो ज़्यादा अच्छे से समझा सकता है, क्योंकि मुझे खुद अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आर्यन इससे पहले ही कमरे से भागा था। शौर्य के कमरे में बिना दस्तक दिए दाखिल हुआ। शौर्य ने उंगली से उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो एक जरूरी मीटिंग कर रहा था, पर आर्यन से बर्दाश्त न हुआ तो आगे बढ़ते उसने लैपटॉप बंद कर दिया। ये क्या बदतमीजी है आर्यन? शौर्य ने गुस्से से पूछा और वापस लैपटॉप खोलना चाहा। जब आर्यन ने लैपटॉप खींच लिया। मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। आराध्या की शादी की हकीकत क्या है? आर्यन ने तेजी से धड़कते दिल से पूछा था। शौर्य ने गहरी सांस ली। यही कि पापा ने सिया की विदाई के बाद की थी, पर अमित अंकल चाहते हैं पहले आराध्या से फ्री हों। शौर्य ने सुकून से कहा। लेकिन आराध्या की तो शादी हो गई थी ना? आर्यन ने हैरानी से कहा। हो जाती, अगर तुम मजनू न बनते और वो आराध्या की बच्ची लैला न बनती तो। शौर्य ने नाम में सर हिलाते हुए कहा। आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। मतलब? कांपते होठों से पूछा। मतलब ये कि पहले अंदाजा नहीं था तुम्हारी तरफ से मामला इतना संगीन हो गया। जब हमने कार्तिक के पापा से आराध्या की सेफ्टी की बात की थी तो उन्होंने अपने बेटे कार्तिक का रिश्ता पेश कर दिया था। लड़का यकीनन बहुत अच्छा था, किसी को कोई ऐतराज नहीं हुआ। रिश्ता पक्का हो गया और फिर तुमने बाबेला शुरू कर दिया। अमित अंकल को गुस्सा दिला दिया। वो शादी के वक्त एक बार मंडप में जाकर जरूर बैठ गई थी। उसके आंसू और वजूद की कपकपाहट सबने महसूस की थी। फिर मैंने तुम्हारा वकील बनकर डायरेक्ट कार्तिक के पापा और कार्तिक से बात की। तुम दोनों के बीच के बारे में बताया तो उन्होंने थोड़ा सा ऐतराज किया कि उन्हें ये बात पहले से बतानी चाहिए थी, लेकिन फिर वो लोग मान गए थे। और उस वक्त कोई असली शादी नहीं हुई थी, बस लोगों के दिखाने के लिए शादी कर दी गई थी। पंडित जी ने कोई भी मंत्र नहीं पढ़े थे, कोई भी रस्म नहीं की थी, और बस झूठ मूठ की विदाई करके उसे यहाँ से भेज दिया गया था। शौर्य ने सुकून से बताया, जबकि आर्यन आंखें फैलाए शौर्य को किसी मासूम बच्चे की तरह देखने लगा, जैसे उसे किसी भी बात पर यकीन न आ रहा हो। सब कुछ उसे एक ख्वाब सा लग रहा था। भला ऐसा सच में कहाँ होता है? ये बात मम्मा को मालूम नहीं थी? आर्यन ने बेचैनी से पूछा। किसी को भी मालूम नहीं थी सिवाय आराध्या, पापा, अमित अंकल, कार्तिक और कार्तिक के पापा के।
और मेरे अलावा, और हाँ, हमारी खास नौकरानी के। आखिर में कहते हुए शौर्य मुस्कुराया। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बेहोश क्यों कर दिया? इतना दर्द क्यों दिया? अगर मैं सचमुच अपनी जान ले लेता तो? आर्यन की बात पर शौर्य जोर से हंसा। क्योंकि मुझे मालूम था तुम बहुत इंटेलिजेंस हो, ऐसी बेकार की हरकत कभी नहीं करोगे। तुमने अपने हक में इतना गलत थोड़ी करना था। और रही बात न बताने की, तो बाकी सबको इसलिए नहीं बताया कि औरतें जिस चीज़ में शामिल होती हैं वो काम खराब हो जाता है। और तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम अपने जज्बातों को फिर छुपा नहीं पाते और मामला और भी खराब हो जाता। और फिर तुम तो जाकर उस किंग कोबरा की झोली में बैठ गए थे। अच्छा, अगर मालूम था कि किंग की गोद में बैठा हूँ और टास्क पूरा कर रहा हूँ तो रोका क्यों नहीं? आर्यन ने फिर गुस्से से पूछा। क्योंकि उस वक्त मालूम नहीं था वो टास्क तुम पूरा कर रहे हो, और रोका इसलिए नहीं कि वो टास्क पूरा होने से हमारे काम में आसानी हो जाती। शौर्य की बात पर आर्यन ने गहरी सांस ली। होंठ अब मुस्कुरा रहे थे, जैसे सदियों से बंजर पड़ी जमीन पर अचानक फूल खिल गया हो। एक मिनट, जब घर में किसी को मालूम नहीं था तो घर की नौकरानी को कैसे? आर्यन मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक चौंका, क्योंकि वो नौकरानी नहीं बल्कि मेरे घर की औरतों की हिफाजत के लिए घर में मौजूद है। शौर्य के कहने पर आर्यन की आंखें फैल गई थीं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? हमने आराध्या और तुम्हारी शादी तय कर दी है। शौर्य ने बनावटी परेशानी से पूछा। जैसा आप लोगों को सही लगे, मुस्कुराकर कहता आर्यन बाहर निकल गया था, जबकि शौर्य ने जोरदार कह कहा लगाया था। नहीं नहीं मम्मा, किसी भी सूरत विदाई अभी नहीं। शादी आप लोगों के कहने पर कर ली, पर विदाई अभी नहीं। सिया विदाई का सुनते ही हत्थे से उखड़ गई थी। सिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शौर्य तुम्हारी पसंद है ना, फिर क्यों बाबेला कर रही हो? संजना जी ने परेशानी से कहा। क्या हर बार मेरी पसंद का ताना देती रहती हैं? अब पसंद कर भी लिया तो कोई गुनाह नहीं किया है। अब अगर पसंद किया तो शादी अपनी मर्जी से करवा तो दी है आप लोगों ने। अब विदाई के पीछे पड़ गए हैं। फिर 2 महीने बाद बोलेंगे सिया बच्चा पैदा कर लो। क्योंकि संजना जी के थप्पड़ पर बाकी के शब्द सिया के मुंह में रह गए थे। तुम्हारी कैंची जैसी जबान मैं काट दूंगी। अच्छा है शौर्य के पास गूंगी होकर जाओगी तो वो बच्चा सुखी रहेगा। रिश्ता तुमने अपनी मर्जी से किया, बाकी चीजें हमारी मर्जी से होंगी। बस ये बता दो, शादी के कपड़े लेने जाओगी शौर्य के साथ या नहीं? संजना जी ने गुस्से से पूछा। नहीं जाना मुझे कहीं भी। जब सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो ये भी अपनी मर्जी से कर लें। वो कहते हुए मुंह फेरते रोने लगी थी। और उसी पल बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। आराध्या आ गई। संजना जी खुशी से कहती बाहर गईं, जबकि सिया तकियों में मुंह दे गई। आराध्या अपने माँ बाप के गले लगकर बहुत रोई थी। अमित जी ने उसे बहुत प्यार किया था। अगले दिन ही पूजा जी उसकी उंगली में आर्यन के नाम की अंगूठी डाल गई थी। अगले हफ्ते की तारीख तय पाई गई थी। आराध्या पहले से ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन इस बार दिल में सुकून था। पहले जैसी बेचैनी और भारीपन नहीं होता था। होंठों पर मुस्कान बिखरी रहती। सिया के साथ आराध्या ने भी शॉपिंग पर जाने से इनकार कर दिया था। एक तो शर्म के मारे कमरे में बंद हुई थी, तो दूसरी जिद में कमरे में बंद हो गई थी। शादी के बाद से सिया ने शौर्य को सिर्फ 1-2 बार देखा था, वो भी दूर दूर से। न जाने वो कहाँ बिजी रहता था कि दोबारा चक्कर तक नहीं लगाया था। पर शौर्य की हकीकत जानने के बाद उसकी जान लबों पर जरूर आई थी कि वो कोई गुंडा नहीं बल्कि एक सीक्रेट ऑफिसर था। नहीं आना अंदर, किसी से बात नहीं करनी मुझे। दरवाजे पर दस्तक होने पर वो बिना देखे मुंह फुलाए बोली थी। तो दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा शौर्य गहराई से मुस्कुराया। अंदर दाखिल होते कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और हाथ में पकड़ा बड़ा सा बैग बेड पर रखा। जब कहा था ना कि अंदर नहीं आना तो आप क्यों? वो गुस्से से कहती बैठी थी, जब पीछे खड़े शौर्य को देखकर सख्ती से होंठ भींच लिए। आप, मम्मा कहाँ हैं? सिया ने घबरा कर पूछा। शौर्य मुस्कुराते हुए बेड के करीब आया तो सिया बेड की दूसरी तरफ उतर गई। सिया बात सुनो, शौर्य ने उसे पुकारा। शादी से पहले दुल्हन के कमरे में नहीं आते। कुछ समझ न आने पर वो घबराहट से बोली। क्यों नहीं आते? शौर्य ने उत्सुकता से पूछा और कदम सिया की तरफ बढ़ाए। 2 हफ्ते हो गए थे इस दुश्मने जाँ को देखे हुए, और वो अब जब सामने आई तो दामन बचाकर भाग रही थी। फिर चेहरे पर निखार नहीं आता दुल्हन के, सिया ने फौरन कहा। वो किसी तरह चाहती थी कि शौर्य कमरे से बाहर चला जाए। तुम बहुत चालाक हो गई हो। तुम चाहती हो तुम्हारे चेहरे पर निखार आ जाए और सब तुम्हारी तारीफ करें, कोई तुम्हें पहचान न सके कि तुम तो पूरी शैतान की मौसी हो। उसके सामने खड़े होते शौर्य ने उसकी नाक दबाई तो वो
आंखों में नाराजगी लिए चेहरा मोड़ गई। इतना गुस्सा क्यों? अब तो सच मालूम हो गया है तुम्हें। अब मुझे भी विलन से हीरो मान लो यार, शौर्या ने दोस्ताना अंदाज में कहा। हीरो जबरदस्ती शादी नहीं करते, सिया ने नाराज शब्दों में कहा। और मुझे इतना टॉर्चर क्यों किया? जब सब घर वालों को मालूम था तो घर वालों को बताने से मना क्यों कर रहे थे? क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ़ और झल्ली लड़की हो। सिर्फ तुम्हारा मुंह घर वालों के सामने ही नहीं खुलता, बल्कि बाहर कॉलेज में जाकर भी तुम्हारी कहानियां शुरू हो जाती। इसीलिए मैं तुम्हें हर बात से अनजान रखना चाहता था। अच्छा ये बताओ, तुम्हें राजी करने के लिए क्या करूं? शौर्या ने उसका हाथ थामते हुए बेड पर अपने सामने बिठाया। कुछ नहीं, बस अभी विदाई कैंसिल कर दें। विदाई बाद में। और वजह? शौर्या ने वजह जाननी चाहिए। बस मुझे अभी नहीं करनी। क्या मेरी मर्जी अहमियत नहीं रखती? वो गुस्से से पूछने लगी तो शौर्या मुस्कुरा दिया। बहुत अहमियत रखती है, पर हर चीज़ की वजह होती है ना। और वैसे भी शादी तो हो ही चुकी है, आज नहीं तो फिर कभी सही, लेकिन विदाई तो होगी ही। शौर्या ने उसे राजी करना चाहा। तब का तब देखेंगे, पर अभी मुझे नहीं करनी। शौर्या ने इस बार संजीदगी से सिया को देखते एक गहरी सांस ली। अगर मैं शादी के बाद आगे पढ़ने पर तुम्हें फोर्स ना करूं तब भी नहीं। और अगर मैं प्रॉमिस करूं तो मैं कभी नहीं डराऊंगा। तुम जैसा बोलोगी वैसा होगा। शौर्या की बात पर सिया ने उसे चोर नज़रों से देखा। मान जाओ यार, इस तरह करोगी तो मेरा दिल भी खराब हो जाएगा। अब तो मैंने गुस्सा करना भी छोड़ दिया है, इतने प्यार से तुमसे पेश आता हूँ। शौर्या ने उसे करीब करते कहा तो सिया का दिल उछलकर गले में आ गया। इसीलिए तो नहीं करनी ना शादी? ये कहते उसकी आंख से आंसू का एक कतरा गिरा था और शौर्या उसे हैरत से देखने लगा। व्हाट? तुम्हें इसलिए शादी नहीं करनी क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत से पेश आ रहा हूँ? शौर्य के कहने पर उसने फौरन हाँ में सर हिलाया। वो बता न सकी कि शौर्या की आखिरी बार के वो गर्म होठों का स्पर्श उसके माथे पर अभी भी उसे महसूस होता था। उसके जज्बात बदल गए थे, मगर वो साथ साथ डर भी गई थी। ठीक है, फिर वो मोहब्बत से पेश नहीं आऊँगा, शौर्या ने फौरन कहा। पर सुहागरात तो मनाएंगी ना? उसकी जबान एकदम से फिसल गई थी, बिना सोचे समझे। वो पल पल उसे हैरान कर रही थी। ठीक है, प्रॉमिस, मैं सुहागरात भी नहीं मनाऊंगा, तुम्हारे बिल्कुल भी करीब नहीं आऊँगा। शौर्या की इतनी जल्दी मान जाने पर सिया ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। मैं बकरी लग रही हूँ आपको? पहले आप मुझे चारा डालेंगे, फिर मुझे कुर्बान कर देंगे। सिया की मिसाल पर वो कहा लगाते हंस पड़ा था। अब तुम कोई ऐतराज नहीं करोगी। मुझे समझ आ गया है कि तुम क्यों डर रही हो। तुम इसीलिए डर रही हो ना कि मैं शादी के बाद तुम्हारे करीब आऊँगा? तो वादा, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। जब तक तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं होगी तब तक। अब तुम खुशी से सब कुछ करोगी, अपनी रोती शक्ल दिखाकर आंटी अंकल को दुखी नहीं करोगी। शौर्य के कहने पर वो आगे कुछ भी न बोल सकी। और हाँ, ये ड्रेस देख लेना, बिल्कुल वैसे हैं जैसे तुमने इंस्टाग्राम पर सेलेक्ट किए थे। शौर्य कहने के साथ ही कमरे से बाहर चला गया था, जबकि सिया का मुंह हैरत से खुल गया था। वो इंस्टा पर उसे ट्रैक कर रहा था। उसने आगे बढ़ते ड्रेस का बैग खोलकर देखा। आंखें हैरत से फैली थीं और होंठ मुस्कुराने लगे। गोल्डन रंग का वेडिंग ड्रेस था जो बिल्कुल उसकी पसंद के अनुसार था। फौरन ड्रेस निकालकर अपने साथ लगाकर देखने लगी। संजना जी आराध्या का वेडिंग ड्रेस लेकर उसके कमरे में आई थी। वो फ़ोन पर बिजी थी। ड्रेस आराध्या के सामने रखते उसके सर पर हाथ रखकर वो कमरे से निकल गई थी, जबकि आराध्या मुस्कुराते होठों से उस ड्रेस को खोलकर देखने लगी। साथ ही और ज़रूरी सामान भी मौजूद था। वो नरमी से और प्यार से हर चीज़ को छूते हुए महसूस कर रही थी। उसकी आंखें भीगने लगीं। वो आर्यन का सामना करने से डर रही थी कि न जाने आर्यन का रिस्पॉन्स उसके साथ कैसा होता। वो कई बार आर्यन को दुत्कार चुकी थी और बाद में उसे आर्यन की दीवानगी का पता भी था, पर सुकून था कि वो कभी आराध्या को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसका आप कहकर पुकारना याद करते आराध्या के होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उभर आई थी। 8 दिन बड़े ही तेजी से गुजर गए थे। बारात का दिन भी आ पहुंचा था। सिया की तो शादी हो चुकी थी। आराध्या और आर्यन की शादी होना तय पाई गई थी और फिर शादी बहुत ही सादगी से हुई थी। सब लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे। स्टेज पर बैठे अपनी अपनी दुल्हनों का दोनों दूल्हा इंतजार कर रहे थे और इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं हुआ था। आराध्या और सिया दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुई थीं। दोनों में मुकाबला किसी ने नहीं किया था कि दोनों ही अपने आप में बेइंतहा हसीन लग रही थीं। आर्यन तो ऐसे खड़ा हुआ जैसे कोई सपना देख रहा हो। वो हैरत में और सदमे की हालत में खड़ा हुआ था और आराध्या के करीब पहुंचने पर हाथ पकड़ते उसे स्टेज पर चढ़ाया था और जज्बों से चूर अंदाज में उसे देखने लगा। शौर्या ने भी आगे बढ़ते सिया का हाथ पकड़ते उसे स्टेज पर लिया था
और उसे सोफे पर बिठाकर अपने आप कुछ फासले पर जाकर बैठा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब सिया निगाहें मोड़कर शौर्या को घूरने लगी। क्या हुआ? शौर्या ने मुस्कुराती नजरों से देखा। इतना दूर होकर क्यों बैठे हैं? मेरी दोस्तें हंस रही हैं। ऐसा लग रहा है आपकी शादी जबरदस्ती हो रही है। वो जो खुद से उससे दूर रहने का वादा ले चुकी थी अब खुद गुस्से से कह रही थी और शौर्या मुस्कुराते उसके करीब होकर बैठा था। आराध्या बेचैनी और घबराहट से पहलू बदल रही थी। उसने तो आर्यन की दीवानगी के बारे में सुना था, पर अब उसे बिल्कुल खामोश देखकर दिल बेचैन हो रहा था। पहले तो वो एक पल भी सुकून से नहीं बैठता था। हंसी मजाक में कब वक्त गुजर गया पता भी नहीं चला। देखते देखते विदाई का वक्त भी आ गया था। दोनों बेटियां अपने माँ बाप के गले लगते रोने लगीं और फिर आगे पीछे विदा हुई थीं। एक गाड़ी में शौर्य और सिया और दूसरी गाड़ी में आर्यन और आराध्या घर पहुंचे। पूजा जी ने दोनों दुल्हनों को उनके कमरे में बिठाया था। सिया दुल्हन का लहंगा बेड पर फैलाए घबराहट और बेचैनी से पहलू बदल रही थी जब शौर्य कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाजा बंद करते गहरी निगाह सिया पर डाली और बेड के दूसरी तरफ बैठकर गहरी सांस लेते गर्दन मोड़कर सिया को देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। शौर्या के देखने पर जल्दी से निगाहें फेर गई, मुंह दिखाई। शौर्या ने वहीं से बैठे बैठे उसकी तरफ एक मखमली डिब्बा बढ़ाया तो सिया नासमझी से शौर्या को देखने लगी। अरे यार, तुमने ही तो कहा था कि करीब मत आना, अब ऐसे क्यों देख रही हो? शौर्या ने कंधे उचकाते पूछा। सिया खामोशी से बेड से उठने लगी जब शौर्या ने उसकी कलाई थामी। कितना समझाया था उसे आराध्या ने, संजना जी ने, और वो भी उनकी बातों पर यकीन करती अपने दिमाग को शौर्या के लिए तैयार करने लगी थी। शौर्या ने झटके से उसे अपनी ओर खींचा था और वो शौर्या के सीने पर गिरी थी। हसीन तो तुम पहले से हो और आज तो जानलेवा हसीन लग रही हो। आज तक शौर्या राठी किसी के सामने नहीं हारा, पर तुम्हारे सामने हार रहा है। शौर्या ने बड़े ही दिल फरेब अंदाज में कहा तो सिया के होंठों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई थी। बस तुम वो वाला वादा वापस कर लो, ये पाबंदी हटा दो। मेरा दिल कर रहा है कि आज की रात तुम्हें कच्चा खा जाऊं। वो अपने होंठ का एक कोना दबाते उसके खूबसूरत वजूद को गहरी निगाहों से देख रहा था, जबकि शौर्या की निगाहें सिया को शर्म से लाल कर रही थीं। तो बोलो, इजाज़त है? शौर्या के पूछने पर सिया की निगाहें शौर्या की निगाहों से टकराई थीं और फिर धीरे से सर हाँ में हिलाते अपना सर शौर्या के सीने से टिका दिया था और शौर्या के अंदर तक खुशी की लहर उतर गई थी। उसने बेइंतहा भींचकर सिया को अपने सीने से लगाया था। एक दूसरे के करीब होते ही दोनों के जज्बात बहकने लगे थे। वो मदहोशी से सिया के नरम होठों पर झुक चुका था। पहले पहल सिया घबराई थी, लेकिन शौर्या ने उसके डर को शर्म में बदल दिया था। वो अब शर्म से लाल होती, शौर्या की बेबाक हरकतें और शरारतें अपने नाजुक वजूद पर महसूस करती, कहीं छुपने की जगह ढूंढ रही थी। आधा घंटा हो चुका था। आराध्या बेचैनी से और घबराहट से अपने मेहंदी से सजे हाथों को आपस में मसले जा रही थी कि तभी आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। उसने आराध्या की तरफ नहीं देखा बल्कि बालकनी में चला गया। कुछ ही पल गुजरे जब उसे अपने पीछे आहट महसूस हुई। आर्यन, आराध्या ने कांपते शब्दों में पुकारा। आपसे नाराज नहीं हूँ आराध्या, आपसे तो नाराज हो ही नहीं सकता, बस डर लग रहा है कि कहीं अगर आपके पास आया, आपको छुआ तो आँख खुल जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। मैंने ये दिन किस कदर दर्द से गुजारे हैं कोई समझ नहीं सकता। आपने कहा था ना कि सब कहने की बातें हैं, कोई किसी के बगैर नहीं मरता, पर अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होता कि मरने के लिए वजूद का बेजान होना ज़रूरी नहीं होता। अगर इंसान का दिल मर जाए तो वो इंसान भी बेजान हो जाता है। आर्यन के कहने पर आराध्या के होंठों से सिसकी निकली थी। रोइए नहीं, ये सब आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आपको तकलीफ़ दूं। आर्यन फौरन उसके सामने आया था। पर जानती हैं, मेरी सारी तकलीफ़ पर इस बात ने मरहम रख दिया कि शादी पर आपने इनकार कर दिया था। आपको मेरी मोहब्बत का एहसास हो गया था, मेरी शिद्दतों का अंदाज़ा था। आर्यन ये कहते भीगी नज़रों से मुस्कुराया था जब आराध्या ने अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा थामते अपना माथा आर्यन के माथे से टिकाया था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ आर्यन। हाँ, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये कहते कहते आराध्या की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं और आराध्या को बाहों में उठा लिया। आपसे इसलिए शादी नहीं की कि मैं आपको रुलाऊं। आप रोना बंद करें प्लीज़। मैं आपको वो सब कुछ दिखाता हूँ जो मैंने आपके लिए संभाल कर रखा है, और तब से रखा है जब मुझे मोहब्बत का मतलब भी मालूम नहीं था। ये कहते आर्यन ने उसे बेड पर उतारा था। वो बच्चों की तरह एक्साइटेड होता अपनी अलमारी से कुछ बॉक्स निकालने लगा। हर बॉक्स में ढेरों कार्ड ड्राइंग्स थीं।
वो सब कुछ आराध्या को दिखा रहा था और आराध्या उसकी मोहब्बत और शिद्दत पर भीगी नज़रों से सब कुछ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आराध्या को पाने की खुशी इस कदर थी कि वो भूल गया था आज उनकी सुहागरात है। उसे सुहागरात से कहीं ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उसकी मोहब्बत उसे मिल चुकी थी। आराध्या को अपने कंधे से लगाए अपनी बेताबियां अपनी बेचैनियां उसे बता रहा था और वो उसकी बातें सुनते सुनते न जाने कब उसके सीने से लगकर सो गई थी। आर्यन ने उसे सोता महसूस किया तो बड़े ही प्यार से उसकी ज्वेलरी उतारी थी, उसे अपने करीब खींचकर उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे और उसे अपने सीने से लगाकर ऐसे सोया जैसे वो कोई नाजुक कांच की गुड़िया हो और कहीं उस गुड़िया को उससे कोई छीन कर न ले जाए। आज उसके दिल में इतना सुकून था जैसे उसे ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई हो। तो दोस्तों, हमारा ये कंप्लीट नॉवल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और रोमांटिक नॉवेल्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए नॉवल के साथ।